नमस्कार मित्रों। मैं विमल त्रिपाठी अनन्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इस टॉपिक से टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और 2016 में पीजीटी परीक्षा में कई कुछ प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा टीजीटी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो ये टॉपिक जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति बहुत ही साइंटिफिक है, कॉस्मोलॉजी का टॉपिक है और इसको ये सिलेबस में तो शामिल नहीं है लेकिन प्रश्न में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम यहीं से शुरू करते हैं। चूंकि भूगोल के विद्यार्थियों को भूगोल का अध्ययन करना है, यानी उनको पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन करना है, तो पृथ्वी से भी जो बड़ी इकाई है वो है सौरमंडल। इस वजह से टीजीटी के सिलेबस में सौरमंडल को सिलेबस में शामिल किया गया है और सौरमंडल से भी बड़ी इकाई है ब्रह्मांड। तो इसलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति पे लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और टीजीटी परीक्षा के सिलेबस में ना होते हुए, टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में ना होते हुए भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम अपनी क्लास में इस टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो इस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए इसको हम चार सब डिवीजन में बांटेंगे या चार डायमेंशन में इसको तोड़ेंगे, फिर इस चैप्टर का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहला जो डायमेंशन हम लेंगे वो लेंगे ब्रह्मांड की एक झलक। यानी हम ब्रह्मांड को संरचनात्मक रूप से देखेंगे कि वो कितनी इकाइयों में बटा हुआ है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो होगा वो हम लेंगे बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत से विद्वानों ने, बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत से सिद्धांत दिए, लेकिन वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत है, जिसे जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था और वो बहुत ही साइंटिफिक है, सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है, इसलिए सभी परीक्षाओं में वहीं से प्रश्न ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो अगला जो हमारा सब डिवीज़न होगा वो होगा बिग बैंग सिद्धांत। इसके बाद जो तीसरा डायमेंशन या तीसरा सब डिवीजन होगा हमारी गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल या हमारी पृथ्वी है, उस गैलेक्सी का हम अध्ययन करेंगे। उस गैलेक्सी का नाम, उस आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। तो अगला हमारा सेगमेंट जो होगा वो होगा हमारी आकाशगंगा। मिल्की वे या मंदाकिनी। तो इसके बाद हम अपनी गैलेक्सी के बारे में विस्तार में अध्ययन करेंगे कि उसमें उसके केंद्र में क्या है और कौन कौन से तारे हैं जिस पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद आखिरी जो डायमेंशन या सेगमेंट होगा हमारा वो होगा अन्य परिकल्पना या अन्य संकल्पनाएं एवं महत्वपूर्ण तथ्य। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग सिद्धांत के अलावा जो और महत्वपूर्ण परिकल्पना है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे और उस पे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगला हमारा सेगमेंट होगा अन्य महत्वपूर्ण अन्य संकल्पनाएं या परिकल्पनाएं। एवं महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस तरह से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इसको चार डायमेंशन में लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो डायमेंशन है ब्रह्मांड की एक झलक, सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में अध्ययन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो ब्रह्मांड की एक झलक से तात्पर्य हमारा यह है कि हम ब्रह्मांड को संरचनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि उसमें कुल कितनी इकाइयां हैं, नीचे से ऊपर तक। तो अगर हम ब्रह्मांड की सबसे पहली सबसे छोटी इकाई के रूप में देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ग्रह के रूप में, सबसे पहले उसका जिक्र आएगा। तो सबसे पहले बात होगी पृथ्वी की, कि पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं। अब इससे भी बड़ी संरचना क्या है? सौरमंडल। उसके बारे में हम आगे के टॉपिक में अध्ययन करेंगे कि हमारा जो सौरमंडल है उसके केंद्र में सूर्य है और उसके चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी से बड़ी संरचनात्मक इकाई है सौरमंडल। इसकी स्थिति कैसी है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है, इसके अलावा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सारे के सारे ग्रह इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। तो पृथ्वी से भी बड़ी संरचनात्मक रूप से जो इकाई है वो है सौरमंडल। अच्छा, एक चीज और है, इन क्रम से जैसे पहले व्यक्ति धीरे धीरे जब शिक्षित हुआ तो उसे पृथ्वी का ज्ञान हुआ। फिर खगोल विज्ञानियों ने जब अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी से भी बड़ी संरचना सौरमंडल है। उसके बाद जब वैज्ञानिकों का ज्ञान और बढ़ता गया तो उन्होंने देखा कि सौरमंडल सबसे बड़ी इकाई नहीं है, बल्कि इससे बड़ी और इकाई है जिसका नाम दिया गया आकाशगंगा या गैलेक्सी। आकाशगंगा या गैलेक्सी। और साइंटिस्ट ने देखा, वैज्ञानिकों ने या खगोल विज्ञानियों ने देखा, एस्ट्रोनॉमर ने देखा कि सौरमंडल से भी बड़ी संरचना है और उसका नाम दिया उन्होंने गैलेक्सी, आकाशगंगा। और उसमें उन्होंने बताया आकाशगंगाएं कई तरह की होती हैं। तो आकाशगंगा का एक चित्र ये भी है जो दीर्घवृत्त आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने बताया कि एक गैलेक्सी में अरबों की संख्या में तारे होते हैं, अरबों की संख्या में तारे। तो एक तरह से वैज्ञानिकों का रिसर्च जब आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि सौरमंडल से भी बड़ी इकाई है गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, और उस आकाशगंगा में अरबों की संख्या में तारे भरे पड़े हैं इनकी भुजाओं में। इसके बाद एस्ट्रोनॉमर का रिसर्च जारी रहा और उन्होंने देखा कि आकाशगंगा ही सबसे बड़ी इकाई नहीं है, बल्कि ऐसे कई आकाशगंगाओं के पुंज, उसको कहा गया आकाश गंगाओं का महापुंज या सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। और एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी या एक आकाश गंगाओं के महापुंज में कुछ आकाश गंगाओं से लेकर लाखों आकाश गंगाएं तक होती हैं। तो आकाश गंगा से भी बड़ी जो संरचना अस्तित्व में आई उसका नाम दिया गया आकाश गंगाओं का महापुंज या सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। और इसमें क्या स्थिति रही कि एक गैलेक्सी मान लीजिए यहाँ पर है, एक गैलेक्सी यहाँ पर है, एक गैलेक्सी यहाँ पर है, एक गैलेक्सी यहाँ पर है। इस पूरे के पुंज को कहा गया सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी या आकाश गंगाओं का महापुंज। तो एक तरह से एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी में कुछ आकाश गंगाओं से लेकर लाखों की संख्या में आकाश गंगाएं होती हैं। और एस्ट्रोनॉमर का रिसर्च जारी है, आज भी जारी है। और इसके बाद उनने देखा कि ऐसे एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी नहीं है, एक आकाश गंगाओं का महापुंज नहीं है, बल्कि असंख्य आकाश गंगाओं के महापुंज को अगर हम मिला दें तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनता है, यानी पूरा का पूरा फिजिकल वर्ल्ड बनकर तैयार होता है। तो बहुत सी आकाश गंगाओं के महापुंज को फिर कहा गया ब्रह्मांड। यानी इसकी अगर हम काल्पनिक तौर पर सीमा तय करें तो इसमें एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी यहाँ, एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी यहाँ, एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी यहाँ, एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी यहाँ। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्रम से सबसे छोटी इकाई पृथ्वी, उससे बड़ी इकाई सौरमंडल, उससे बड़ी इकाई आकाशगंगा या गैलेक्सी, उससे बड़ी इकाई आकाश गंगाओं का महापुंज यानी सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, और उससे भी बड़ी संरचना ब्रह्मांड, जो कि सबसे बड़ी संरचना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ आपको बताने का उद्देश्य है कि आप एक बार इस बात को समझ लें कि आकाश गंगाएं किस तरह से होती हैं। तो इसके बाद अब हम अपने मुख्य सिद्धांत पर आएंगे अगले सेगमेंट पे, जिसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत।
बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। तो ये बात है सन 1920 के दशक की। 1920 के दशक में अमेरिका के एक खगोल विज्ञानी थे जिनका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल, वो अमेरिका के खगोल विज्ञानी यानी एस्ट्रोनॉमर थे। और उनका आकाश गंगाओं पर रिसर्च चल रहा था। तो उन्होंने एक बात देखी कि आकाश गंगाएं, जैसे एक आकाश गंगा ये है और दूसरी आकाश गंगा ये है, उन्होंने ये देखा कि आकाश गंगाएं निरंतर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर हट रही हैं। और जैसे जैसे वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उनके दूर जाने की गति और ज़्यादा तेज बढ़ती चली जा रही है। और ये उन्होंने कैसे पता लगाया? ये उन्होंने देखा लाइट पर लगने वाले डापलर इफेक्ट से। लाइट पर लगने वाले डापलर इफेक्ट से एडविन हबल ने देखा कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे मान लीजिए एक आकाश गंगा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और ये दोनों लगातार दूर खिसक रही हैं। एक बात और है, स्पेस जो है, अंतरिक्ष, वो त्रिविमीय है। यहाँ पर जो चित्र बन रहा है वो द्विविमीय है बोर्ड पर। तो उसको आपको इमेजिनेशन करके चलना होगा। एक चीज़ हम आपको और बताएंगे कि ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो उसमें आप जितना इमेजिन करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, तो उतनी ही समझ में आएगी। और ये कास्मोलॉजी का टॉपिक है, तो इसमें भी आपको पूरा इमेजिनेशन करके चलना होगा। तो मान लीजिए एक गैलेक्सी यहाँ पर, एक गैलेक्सी यहाँ पर, एक गैलेक्सी यहाँ पर, एक गैलेक्सी यहाँ पर। और अंतरिक्ष में दिशाएं नहीं होती। ये आप धीरे धीरे करके समझेंगे। जैसे जैसे आप हमारे आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अंतरिक्ष में दिशाएं नहीं हैं। दिशाएं सिर्फ ग्रहों पर मानी जाती हैं, जैसे पृथ्वी पर। तो अंतरिक्ष में दिशा नहीं है, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर, ना दक्षिण, ना आगे, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे। ये दिशाएं या आगे पीछे ऊपर नीचे, ये सब धरती के धरातल पर है। क्योंकि जब आप स्पेस में खड़े होते हैं तो ऊपर नीचे के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक रेफरेंस सरफेस चाहिए, और वहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसलिए आगे पीछे ऊपर नीचे वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो मान लीजिए एक गैलेक्सी यहाँ पर है, एक गैलेक्सी यहाँ पर है। तो ये उन्होंने देखा, एडविन हबल ने, कि जैसे जैसे एक गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इनके दूर जाने की गति बढ़ती चली जा रही है। अब एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंटर। वो थे बेल्जियम के। बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर। और जॉर्ज लेमेंटर ये थे एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल विज्ञानी और मैथमेटिशियन। तो इन्होंने जब देखा कि एडविन हबल ने, ये इनका रिसर्च चल रहा है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये भी गैलेक्सी पर ही रिसर्च कर रहे थे, आकाशगंगाओं पर। तो इन्होंने अपने रिसर्च को यहीं से आगे बढ़ा दिया और इन्होंने इसी चीज़ को देख लिया। तो इन्होंने, जॉर्ज लेमेंटर ने इस बात को अब आगे बढ़ाया, और इसीलिए पूरी की पूरी बिग बैंग थ्योरी दी जॉर्ज लेमेंटर ने, उन्हीं के नाम पर है। तो जॉर्ज लेमेंटर ने इसी बात को देखकर, कि जब एडविन हबल ने कहा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और उनके दूर जाने की गति निरंतर बढ़ती जा रही है और ज़्यादा तेज हो रही है, इसका पहला, तो यहीं से इन्होंने, लेमेंटर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसका मतलब क्या है, और उनकी गति और तेज बढ़ती जा रही है, माने अगर एक गैलेक्सी आज यहाँ पर है, कल यहाँ पर, परसों यहाँ पर, नरसों यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। यानी एक तरह से देखें तो ब्रह्मांड की सीमा बढ़ती चली जा रही, यानी ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। पहला निष्कर्ष जॉर्ज लेमेंटर ने यह निकाला कि यानी कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि शुरुआत इन्होंने की, इन्होंने बताया एडविन हबल ने कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन इस बात को लेकर जॉर्ज लेमेंटर ने पूरा रिसर्च दे दिया, पूरा शोध दे दिया, किस पर? बिग बैंग सिद्धांत पर। तो लेमेंटर साहब ने फिर इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है या ब्रह्मांड फैल रहा है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। मान लीजिए, देखिए, ब्रह्मांड की बाहरी सीमा किसी को नहीं पता, ना कोई जान सकता है। अब वर्तमान में कोई नहीं जानता कि ब्रह्मांड की बाहरी सीमा कहाँ तक है। साइंटिस्ट नहीं जानते कि बाहरी सीमा कहाँ तक है। लेकिन हम कुछ चीज़ों को समझने के लिए एक चित्र मान लीजिए लेते हैं, कि मान लिया हमने कि ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये है। हमने एक समझने के लिए कुछ चीज़ें आपको समझानी है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, गैलेक्सीज हैं, एक गैलेक्सी मान लीजिए यहाँ पर है, एक गैलेक्सी यहाँ पर है,
एक गैलेक्सी यहाँ पर है, एक गैलेक्सी यहाँ पर है, एक गैलेक्सी यहाँ पर है, जगह जगह गैलेक्सीज भरी पड़ी हैं। तो अगर मान लीजिए हम आज के दिन में, आज की डेट में देखते हैं कि ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये है, तो अब क्या होगा? एक गैलेक्सी यहाँ पर है, अब ये निरंतर दूर जा रही है, तो ये गैलेक्सी जो इसकी बाहरी सीमा पर टच है, सबसे पहली बात, एक बात समझेंगे, हमने आपको पहले ही कहा है कि ये कॉस्मोलॉजी का टॉपिक है और बहुत कठिन है, कुछ चीज़ें इसकी काफ़ी कठिन होंगी जिसको आपको समझना ही होगा। पहली चीज़, अगर ब्रह्मांड की बाहरी सीमा आज आज वर्तमान में जिस दिन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर है, इसका अर्थ है कि इसके बाहर यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कोई कहता कि यहाँ पर भी ब्रह्मांड है तो फिर हम ये कहेंगे कि ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये ना होकर ये होगी। तो चूंकि हमने अभी माना है कि ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये है, यानी इसके बाहर कुछ भी नहीं है, अब इसका परिणाम क्या होगा? आज से 1 करोड़ वर्ष बाद या 1 अरब वर्ष बाद, बड़ी इकाई को हम लेंगे, 1 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड कहाँ तक चला जाएगा? यहाँ तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गैलेक्सी फैलकर यहाँ पर पहुँच जाएगी। गैलेक्सी चूंकि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसलिए जो इस बाहरी सीमा को टच कर रही गैलेक्सी 1 करोड़ या 1 अरब वर्ष बाद ये गैलेक्सी यहाँ पर पहुँच जाएगी, यानी ब्रह्मांड की बाहरी सीमा 1 अरब वर्ष बाद आगे की तरफ बढ़ जाएगी। यानी पहला निष्कर्ष क्या है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। उसका आधार क्या है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी ब्रह्मांड लगातार निरंतर विस्तारित होता चला जा रहा है, ये जॉर्ज लेमेंटर साहब ने कहा। अब यहीं से इन्होंने ये देखा कि अगर हम कालक्रम में पीछे जाएं, अगर हम आगे की ओर जाते हैं कि 1 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड अगर आज इतना है तो 1 अरब वर्ष बाद इतना हो जाएगा, तो अगर हम कालक्रम में पीछे चलें कि आज के 1 अरब वर्ष पहले, तो अगर कालक्रम में पीछे जाएंगे तो ब्रह्मांड अगर आज इतना है तो 1 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की बाहरी सीमा क्या होगी? ये होगी, यानी 1 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड छोटा होगा। 5 अरब वर्ष पहले और जाए तो ब्रह्मांड और छोटा होगा, यानी ब्रह्मांड की बाहरी सीमा 5 अरब वर्ष पहले यहाँ तक होगी। यहाँ एक चीज़ हम आपको और समझाना चाहेंगे, जो मुख्य चीज़ है जिस पे जॉर्ज लेमेंटर ने बहुत फोकस किया था, स्पष्ट करके चीज़ें बताई थी। इसका अर्थ है कि अगर हम कालक्रम में पहले पीछे की ओर जाएं तो ब्रह्मांड और छोटा मिलेगा हमें। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि ब्रह्मांड के भीतर मुख्य रूप से क्या है? ब्रह्मांड के अंदर मुख्य रूप से सिर्फ 2 चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। इसकी जो मूलभूत इकाई है ब्रह्मांड की, वो क्या है? ऊर्जा प्लस पदार्थ। ऊर्जा और पदार्थ, और इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड में मूल रूप से निर्माणाधीन जो उसका तत्व माना जाए उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेकें, जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये मार्कर है। इस मार्कर के अंदर भी यही 2 चीजें हैं, पदार्थ और ऊर्जा। इसके अंदर ये जो मार्कर है इसके अंदर क्या है? अणु है, परमाणु है। तो ये पदार्थ की श्रेणी में है। कहाँ तक पदार्थ की श्रेणी में? परमाणु और अणु तक पदार्थ की श्रेणी में है। और उसके भीतर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें एनर्जी है। मीन्स चूंकि हर चीज का निर्माण परमाणुओं से हुआ है, तो परमाणु तक तो किसकी स्थिति में है? पदार्थ की स्थिति में। और उसके भीतर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें एनर्जी है। मीन्स 2 ही चीज़ों की बनी है। हमारी बॉडी की स्किन है, वो भी उसी चीज़ की बनी है, ऊपर पदार्थ, उसके अंदर एनर्जी। तो इसके अलावा अगर हम संरचनात्मक रूप से देखें तो चूंकि हर चीज में सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा का हर चीज बनी है, तो ब्रह्मांड क्या है? उसी का विस्तारित रूप है। कोई भी चीज एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मेज है, टेबल है, कुर्सी है, कैमरा है, ये बोर्ड है, सब कुछ पदार्थ का बना है। क्योंकि इसकी सबसे छोटी इकाई परमाणु, वो पदार्थ वहां तक, और उसके भीतर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड सिर्फ एक चीज का बना है, पदार्थ और ऊर्जा का। अगली चीज, अगर पदार्थ और ऊर्जा का अस्तित्व है तो एक चीज अपने आप अस्तित्व में आ जाएगी जिसको हम कहते हैं स्थान। जैसे फिर हम एग्जाम्पल लेंगे, ये मार्कर है, इसका अगर वेट 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम है, द्रव्यमान है, तो कुछ ना कुछ ये आकार लेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 ग्राम का इसका द्रव्यमान हो और आकार इसका 0 हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी अगर एक विमा अस्तित्व में आएगी, पदार्थ अस्तित्व में आएगा, तो अपने साथ आकार यानी स्पेस या स्थान का अस्तित्व अपने आप तुरंत बन जाएगा। तो यानी ब्रह्मांड में दूसरी चीज जिस चीज का अस्तित्व है वो है स्थान। ये सारी चीजें लेमेंटर साहब ने जिक्र की, इसलिए हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं।
तो अगर कोई चीज अस्तित्व में है, ऊर्जा और पदार्थ, तो उसके साथ स्थान अपने आप अस्तित्व में आ जाएगा। और तीसरी एक विमा और है, समय। समय का अस्तित्व क्यों है? कुछ है इसलिए समय है। अगर कुछ ना हो तो समय नहीं होगा। अगर हम कहते हैं कि अभी 2 बजा है, 2 घंटे पहले 12 बजे था, 2 घंटे बाद 4 बजेगा, तो ये क्या है? समय फंक्शन कर रहा है, लगातार क्रियाशील है। और क्रियाशील क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि ब्रह्मांड है, इसलिए समय का अस्तित्व हमें महसूस होता है। यानी हम कह सकते हैं कुछ है इसलिए समय है, और कुछ ना हो तो फिर समय नहीं होगा। इन्हीं चीज़ों को हमें आगे चल के देखना है। तो 3 चीज़ें हम देखते हैं कि 3 चीज़ें अस्तित्व में आई। पहला, ऊर्जा और पदार्थ, ये मूल इकाई है, और इसके अस्तित्व में आने के साथ स्थान और समय का अपने आप अस्तित्व आ जाता है। यानी ब्रह्मांड में ये 3 विमाएं हम देखते हैं, पदार्थ, स्थान और समय। अब हम चलते हैं अपनी चीज पर फिर से। लेमेंटर साहब ने कहा, जब हमने कहा था अभी इसके पहले हमने कहा था कि अगर हम हर चीज को, लेमेंटर साहब ने कहा कि हम कालक्रम में पीछे की ओर अगर जाएं तो हम क्या देखेंगे कि 5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड और छोटा था, 10 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड और छोटा था। तो सिकुड़ क्या रहा है? सब कुछ चीज़ है। अगर हम 5 वर्ष पहले जाएंगे तो ब्रह्मांड और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। तो लेमेंटर साहब पीछे की ओर चलते चले गए और उन्होंने कहा कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व, आज से 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु पर केंद्रित था। इस एक बिंदु पर, एक बिंदु पर केंद्रित था। उसको हमने देख लिया कि अगर हम कालक्रम में पीछे की ओर हटते जाएं तो ब्रह्मांड छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और छोटा छोटा छोटा। तो उन्होंने क्या कहा कि 15 अरब वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु पर केंद्रित था, और इस बिंदु को कहा गया प्राथमिक परमाणु। इस बिंदु को उन्होंने कहा प्राथमिक परमाणु। तो इस बिंदु में क्या सिकुड़ के पहुंच गया? क्या सिकुड़ा? पदार्थ और ऊर्जा सिकुड़ कर इस बिंदु पे पहुंच गया। इसकी बाहरी सीमा यानी स्पेस यानी स्थान सिकुड़ कर इसी बिंदु पर चला गया, और समय भी इसी में चला गया। यानी इस बिंदु के बाहर, अगर आपसे पूछा जाए कि इस बिंदु के बाहर क्या है, कुछ भी नहीं है। उस बिंदु के अंदर ही चूंकि पूरा ब्रह्मांड समा गया, तो उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ सिकुड़ कर किस पे चला गया? बिंदु पर। यानी बिंदु पर, इसी बिंदु पर इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित हो गई, पदार्थ समाहित था, और चूंकि पदार्थ यहीं तक था तो स्थान भी यहीं तक छोटा सा था, और समय का अस्तित्व भी नहीं था। बहुत बड़े वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी अपनी बुक में लिखते हैं, वो कहते हैं कि 15 अरब वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक मटर के दाने के बराबर था। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का पदार्थ और ऊर्जा इस बिंदु पर केंद्रित था। इसीलिए जॉर्ज लेमेंटर 3 स्टेटमेंट कहते हैं, जॉर्ज लेमेंटर 3 कथन कहते हैं। वो कहते हैं कि अभी इसके बाद एक चीज और है कि इसी में जब विस्फोट होगा उसी को हम कहते हैं बिग बैंग। तो उन्होंने कहा कि बिग बैंग के पहले ना कुछ था, ना कुछ था माने पदार्थ नहीं था, ना कहीं था माने स्थान नहीं था, और ना कभी था यानी समय नहीं था। यानी बिग बैंग के पहले किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं था। चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड बिल्कुल बिल्कुल छोटे से मटर के दाने के बराबर था, इसलिए हम उसको स्पेस विहीन, स्पेसलेस यानी स्थान विहीन कह सकते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड एक मटर के दाने के बराबर चला जाए तो आप उसको क्या स्थान बोलेंगे? तो इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं था, सारा कुछ एक बिंदु पर केंद्रित था। अब इसमें क्या हुआ? जब इसमें प्राथमिक परमाणु या प्रीमेबल एटम इसको कहते हैं। इसका अब एक चीज देखें, इस बिंदु का जब पूरे ब्रह्मांड का तापमान, पूरी की पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो गई, यानी इसका तापमान कितना रहेगा? अनंत। उन्होंने कहा कि इसका तापमान अनंत था इस बिंदु का, और घनत्व, छोटे से आयतन में पूरा द्रव्यमान समा गया, तो उन्होंने कहा कि इसका घनत्व भी अनंत था, घनत्व भी अनंत था। अब क्या होगा? जब छोटे से बिंदु में इतनी एनर्जी भरी हुई है तो एनर्जी को वो बिंदु कितनी देर तक बर्दाश्त करेगा? उस बिंदु में विस्फोट हुआ और यहां से ऊर्जा बाहर की ओर निकलना शुरू की, और इसी को कहा गया बिग बैंग या महाविस्फोट।
इसी को कहा गया बिग बैंग या महाविस्फोट। और जब इसमें बिग बैंग हुआ, इस बिग बैंग मीन्स उसमें विस्फोट हो गया इस बिंदु में, और जैसे ही विस्फोट हुआ तो चूंकि उसके अंदर सिर्फ क्या था, एनर्जी, सिर्फ ऊर्जा थी उस समय, कोई पदार्थ नहीं था, तो एनर्जी बाहर की ओर फैलना शुरू हुई। एनर्जी बाहर निकली तो लीनियर मोशन में नहीं निकली, माने रेखीय गति में नहीं निकली, बल्कि वो चूंकि मटर का दाना गोलाकार था तो स्फेरिकल फॉर्म में निकली बाहर की ओर, तो गोला के रूप में बाहर की ओर बढ़ती चली गई। और गोला के रूप में बाहर बढ़ती चली गई तो सबसे पहले क्रम से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे बना। जब इस बिंदु से एनर्जी बाहर की ओर निकली तो क्या हुआ, इसी को कहा गया बिग बैंग। तो लेमेंटर कहते हैं कि इस बिग बैंग का एक्सपेंशन बहुत तेज था, माने इस बिंदु का विस्तार जो है बहुत ही तेज गति से था। और उन्होंने बताया कि जैसे ही बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के 1 सेकंड के पश्चात सबसे पहले क्या क्या बना, इलेक्ट्रॉन, मूल कण बनना शुरू हुए, मूल कण बने। सबसे पहले बना इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर माइंस क्रम में ऐसे ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क, ये सब मूलभूत छोटे छोटे कण बने। इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था या ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और न्यूट्रॉन क्या था, न्यूट्रल था। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज माने ऋणावेश, और प्रोटॉन पर धनावेश। और जैसे जैसे ब्रह्मांड विस्तारित होने लगा, जब विस्तारित होने लगा तो धीरे धीरे उसका तापमान गिरने लगा, तापमान गिरने लगा। तो अब क्या हुआ, एक चीज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट चार्ज हैं, इसलिए दोनों आपस में आकर्षित होकर एक दूसरे से मिलना शुरू किया इन्होंने। जब इन्होंने आपस में मिलना शुरू किया तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर सबसे पहले हाइड्रोजन का अणु बना, हाइड्रोजन का परमाणु बना, हाइड्रोजन परमाणु बना। यानी पूरे की अब क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड लगातार बाहर की ओर फैलता जा रहा है और जगह जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में मिल मिलकर हाइड्रोजन अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु जब सघन मात्रा में होने लगे तो इसी से क्या बनी, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है, असंख्य हाइड्रोजन परमाणुओं का पुंज। तो जगह जगह हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो गई। तो अब उसका स्ट्रक्चर किस रूप में बनता चला गया कि मान लीजिए ये ब्रह्मांड निरंतर फैलता चला जा रहा है, निरंतर विस्तारित हो रहा है। तो जगह जगह पर क्या हुआ कि ये पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है, तो जगह जगह पर क्या हुआ, हाइड्रोजन के विस्तृत बादल, यहां पर एक बादल, यहां पर एक बादल, यहां पर एक बादल, जगह जगह हाइड्रोजन गैस जब आपस में मिलने लगी तो हाइड्रोजन के बहुत बड़े बड़े बादल बनने लगे। उसी हाइड्रोजन के विस्तृत बादलों को हमने आगे चल के कहा आकाशगंगा या गैलेक्सी। अब उसी आकाशगंगा में मान लीजिए एक ये विस्तृत बादल है, इसी को आगे चल के कहा गया आकाशगंगा। इस आकाशगंगा में मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन के बादल यहाँ पर हैं, तो कहीं पर जैसे ये हाइड्रोजन का विस्तृत बादल है तो कहीं पर हाइड्रोजन सघन रूप में होगी, कहीं विरल रूप में होगी, कहीं हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के अणु एक दूसरे को आकर्षित कर करके बड़े बड़े पुंज से बनाने लगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन सघन मात्रा में है, यहाँ पे सघन मात्रा में है, यहाँ पे सघन मात्रा में है, यहाँ पे सघन मात्रा में, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जहाँ पर हाइड्रोजन सघन मात्रा में थी तो उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन के अणुओं में आपस में टकराव होने लगा, टक्कर होने लगी। जब हाइड्रोजन के अणुओं में टक्कर होने लगी तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा। हाइड्रोजन के 4 एटम जब आपस में टकराए तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप या 2 समस्थानिक बने, उनके आपस में मिलने से हीलियम बनना शुरू हुआ। तो उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलने लगा तो उसी से ऊर्जा बाहर निकलने लगी, उसी को आपने नाम दिया तारा। जैसे सूर्य, जैसे सूर्य के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के अणु आपस में टकरा रहे हैं और उससे वो हीलियम में बदलते हैं और ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है। इसको हम विस्तार में पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के अंतर्गत। तो जहां पर हाइड्रोजन सघन मात्रा में थी वहां पर तारों का निर्माण हो गया। यहां पर तारा बन गया, यहां पर तारा बन गया। तो इस तरह से एक गैलेक्सी के भीतर हम क्या देख रहे हैं कि एक गैलेक्सी के अंदर तारे कैसे बने, फिर ग्रह कैसे बने, फिर उपग्रह कैसे बने। तो एक गैलेक्सी के अंदर जो संरचना होगी वही सारी गैलेक्सी में होगी। तो इस तरह से हम ब्रह्मांड की पूरी संरचनात्मक इकाई को समझ लेंगे। तो गैलेक्सी में एक तारा यहाँ बना, एक तारा यहाँ बना, एक तारा यहाँ बना, यहाँ बना, जगह जगह तारे बनने लगे। अब इस तारे में क्या है, तारा और कुछ और नहीं है, वो क्या है, हाइड्रोजन गैस का बहुत बड़ा पुंज है, सघन पुंज है, जिसमें हाइड्रोजन के अणुओं के टकराव से हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है और ऊर्जा बाहर की ओर निकल रही है। यही है तारा।
तो इस गैलेक्सी में जगह जगह तारे बनने शुरू हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पर एक तारा बना है, कुछ तारों के साथ क्या था कि उनके चारों तरफ गैस और धूल की डिस्क बन गई। जैसे मान लीजिए ये तारा है, इसके चारों तरफ गैस और धूल की एक डिस्क बन गई। इस गैस और धूल की डिस्क के आपस में संगठित होने से ग्रह बन गए। यानी जैसे मान लीजिए एक तारा है, सभी तारों के चारों ओर स्थिति नहीं थी, लेकिन जिन तारों के चारों तरफ धूल और गैस की डिस्क पाई गई, तो वो धूल और गैस आपस में संगठित होकर ग्रह का निर्माण कर दिया। तो यानी एक तारे के चारों तरफ ग्रह बन गए, जैसे, और उससे क्या बना, सौरमंडल। जैसे हमारा सौरमंडल, इसमें क्या है, मान लीजिए ये सूर्य है, इसके चारों तरफ धूल और गैस की डिस्क थी, और उनके संगठित होने से क्या बन गए, ग्रह बन गए। और इसी प्रक्रिया के तहत ग्रह के चारों तरफ उपग्रह बन गए। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हम एक आकाशगंगा लेते हैं, तो एक आकाशगंगा के भीतर तारा कैसे बना, ग्रह कैसे बना, उपग्रह कैसे बना। तो एक गैलेक्सी के भीतर तारा, ग्रह, उपग्रह बन गए। तो इस तरह से एक गैलेक्सी ये बन गई। अब इसी के समान पता नहीं कितनी जगह जगह गैलेक्सीज बनती चली गई। तो आकाश गंगाओं के फिर बड़े बड़े महापुंज को हमने क्या कहा, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। और उसी सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी के बड़े समूहों से मिलकर हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। तो एक तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दूसरा सेगमेंट, जिसमें हमने देखा कि जॉर्ज लेमेंटर साहब ने किस तरह से बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और हमने ये देखा कि एक गैलेक्सी के अंदर तारे, ग्रह, उपग्रह किस तरह से बने हैं। तो इसके बाद अगला जो सेगमेंट है, जिसका नाम हमने क्या दिया है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, उसको हम अब आकाशगंगाएं कैसी होती हैं, हमारी आकाशगंगा कैसी है, उसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे, तीसरे और चौथे सेगमेंट पर। तब तक के लिए धन्यवाद।